हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हमारी हिस्ट्री की क्या है, थ्योरी की लास्ट क्लास है। आज हमारी हिस्ट्री की थ्योरी की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास क्योंकि क्लास 8 तक ही आपका पूछा जाता है पेपर 2 में, 6 to 8, और 6 to 8 में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपकी थ्योरी क्लास हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी और सिविक्स बचेगी। ज्योग्राफी भी लगभग खत्म होने वाली है। ज्योग्राफी कल आपकी क्लास 7 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3 दिन में अगले खत्म कर देंगे। ज्योग्राफी क्लास 8 को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसमें। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद का भी प्लान जान लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस सब्जेक्ट वाइज हम एमसीक्यूज करेंगे। जैसे कि चैप्टर 6 हिस्ट्री के एक जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एक वीडियो में आएगी 1 घंटे की। वैसे ही क्लास 6 ज्योग्राफी की जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होंगी वो भी इसमें आएंगे। फिर ऐसे ही सिविक्स के आएंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, बुक वाइज एमसीक्यूज करेंगे। चलिए फिर आज के सेशन पे ध्यान देते हैं, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 10, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद जो परिवर्तन हुए उसके बारे में इसमें दिया गया है। चलिए फिर बिना किसी देरी की सेशन को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे पहले महात्मा गांधी के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन उनके कुछ निर्णयों ने क्या किया था, बहुत बड़ा इनका कट्टर विरोधी बना दिया था। जैसे कि भारत पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, यह भी उसमें से एक ही निर्णय था, जो नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी को एक दूसरे के आमने सामने कर दिया गया था। यह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाए हुए इकट्ठे रहना चाहिए। तो नाथूराम गोडसे का क्या मानना था कि जो देश का बंटवारा हो रहा है वो धर्म के आधार पर होना चाहिए। मतलब कि हिंदू में जो जितने भी हों भारत में आए, और जो मुसलमान जितने भी हों पाकिस्तान में आए, ऐसा नाथूराम गोडसे का मानना था। ध्यान रखिएगा, जैसा बुक में बताया गया है वैसा ही इसमें बताया जा रहा है। चैप्टर में कोई भावना नहीं बताई जा रही है, ऐसा बुक में लिखा गया है। और इनका मानना भी था, इनका दृढ़ विश्वास था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाए हुए इकट्ठे रहना चाहिए। गांधी जी का मत था, और यह इनके इस मत के क्या थे, विपरीत थे नाथूराम गोडसे। उसी सब हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि यह कथन किसका है, कि दोस्तों साथियों हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई है। तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। ध्यान रखिएगा, यह कथन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है। आगे देखते हैं। और एक और प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपिता इन्हें नाम किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राष्ट्रपिता इन्हें किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देशों के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया था। तो लगभग इसमें 3 सभाएं हुई थी, दिसंबर 1946 में से लेके नवंबर 1949 तक। और लगभग इसमें 300 लोग थे, जो कांग्रेस के 300 प्रतिनिधि थे, और लंबा विचार विमर्श किया गया था संविधान बनाने पे। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। हाँ, इसकी जो बैठकें हो रही थी वो नई दिल्ली में हो रही थी, लेकिन इन 300 सदस्यों में देश के सभी तरीके के लोग आए थे, सभी जाति के और सभी धर्म के, और सभी जगहों से इसके लोग थे। इसके सदस्य पूरे देश में थे, और ये बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी थे, और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। हमारे संविधान की एक खासियत है कि यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि जो मतलब वयस्क है, सभी जितने भी वयस्क हैं, चाहे किसी भी जात के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, मत देने का अधिकार उनको हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 18 साल के ऊपर के सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार मिल जाएगा। यही है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले यह उम्र 18 वर्ष नहीं थी। ध्यान रखिएगा, पहले यह उम्र 18 वर्ष नहीं थी, बाद में ये संविधान संशोधन हुआ था, तो वयस्क मताधिकार की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष बाद में की गई थी, पहले ये नहीं था। आगे देखते हैं। संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उन पर हिंदी थोपी जाएगी तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। तो
संविधान सभा में ये भी बात हो रही थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, यह बात हुई थी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में। लेकिन दक्षिण भारत के कुछ लोग इस बात के विरोधी थे। दक्षिण भारत के लोग क्या मानते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा हमारे ऊपर थोपी जा रही है। इसलिए उनमें से एक नेता टीटी कृष्णमाचारी थे। उन्होंने कहा था कि अगर हम लोगों पे हिंदी थोपी जाएगी तो हमारे लोग और हमारा जो क्षेत्र है वह भारत देश से अलग हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत का राजभाषा का दर्जा दिया और इसमें बीच का रास्ता निकाला गया। ना ही इनकी भी सुनी गई ना इनकी। एक बीच का रास्ता क्या कहा गया, हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं हो जाएगी लेकिन राजभाषा हो जाएगी। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है भारत देश की, लेकिन राजभाषा हिंदी हो जाएगी। जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा और जो राज्यों अदालतों में ये यूज होने वाली भाषा होगी वो अंग्रेजी को इस्तेमाल किया जाएगा। आगे, संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। संविधान की रचना में बहुत सारे जो भारतीय थे उन्होंने योगदान अपना दिया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माना जाता है, जिन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी माना जाता है। और संविधान के सभा का क्या माना जाता है, ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति की, प्रारूप क्या होता है, जो फॉर्मेट तैयार किया जाता है, फॉर्मेट तैयार करने का काम इन्हीं का था। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के पिता भी इन्हें कह सकते हैं, और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। और इस दस्तावेज को यानी कि संविधान को अंतिम रूप इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं। वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीमालू तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। तो एक अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि अब भाषा के आधार पर कैसे राज्यों का गठन बनेगा, भाषा के आधार पर राज्य कैसे नए नए बनेंगे, उसको देखते हैं। उसकी शुरुआत किसने की थी, वयोवृद्ध गांधीवादी थे पोट्टी श्रीरामुलु। ये क्या चाहते थे कि तेलुगु वासियों के लिए एक अलग राज्य बने और आंध्र प्रदेश नामक एक नए राज्य के गठन की मांग करते थे। हाँ, ये भूख हड़ताल करते करते इनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा, भूख हड़ताल करते करते इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये जो अनशन था ये एक आंदोलन का रूप ले लेता है और अंत में आंध्र प्रदेश नामक नए राज्य की क्या होता है, बनाना ही पड़ता है। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनका देहांत हो जाता है। तो अनशन के कारण इनका 58 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। जैसा कि एक अखबार में लिखा गया, श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि आंदोलन और जोरों शोरों से हुआ, विरोध बहुत व्यापक हो गया और बहुत गहरा हुआ। इतना गहरा हुआ कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी ही पड़ी। और इतना गहरा हो गया था ये विरोध, ये आंदोलन, कि केंद्र सरकार को इनकी बात माननी ही पड़ी थी। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ कि आंध्र के रूप में एक नया राज्य बना जिसका बाद में नाम क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। फिर आप जानते हैं कि 2014 में तेलंगाना राज्य भी बना। फिर आप जानते हैं ना, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राज्य भी बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। और यह तो बस शुरुआत थी, यह अंत नहीं था, यह बस एक चिंगारी की शुरुआत थी। क्या हुआ, इसके बाद बाकी अन्य भाषाई समुदाय भी अपना मांग करने लगे। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी और गुजराती के बीच में 2 राज्य की मांग होने लगी कि जो मराठी बोलते हैं उनका महाराष्ट्र एक राज्य होगा, जो गुजराती बोलते हैं उनका गुजरात राज्य होना चाहिए। ऐसे ही पंजाब हरियाणा में हो रहा था। ठीक है, ये सब चीज़ें होने लगी थी। फिर क्या हुआ कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। फिर क्या हुआ कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। उसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी और सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिले और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाना चाहिए। इन्होंने बताया कि जो असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषी लोग हैं इनके लिए अलग अलग प्रांतों का गठन होना चाहिए और नए सीमा का निर्धारण होना चाहिए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषा क्षेत्रों को भी बांटकर कई राज्य बना दिए गए। फिर क्या हुआ, जो उत्तर भारत के कई हिंदी भाषी क्षेत्र थे, बहुत विशाल क्षेत्र था, पूरा उत्तर प्रांत ही था जिसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उसको भी बांटा गया। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। तो 1960 में क्या हुआ कि महाराष्ट्र को, बम्बई प्रांत जो था उसको 2 भागों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात। उसके बाद 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ। फिर क्या हुआ कि 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। उसके बाद क्या हुआ कि पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य की मान्यता मिल गई। पंजाब में पंजाबी भाषी ज़्यादा रखते थे और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। आगे देखते हैं। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। 1950 में क्या हुआ था
कि एक नीति आयोग योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसे बाद में नीति आयोग अब कह दिया गया है ना। अब योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग लागू हो गई है, लेकिन पहले क्या था कि 1950 में आर्थिक विकास करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया और इस बारे में ज़्यादातर सहमति तो थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। और इसमें सहमति ज़्यादातर लोगों की क्या थी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाएगा। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। तो महात्मा गांधी की अनुयायी थी मीरा बहन। इनका मानना था कि जो विकास हो रहा है, जो विज्ञान और मशीनरी का विकास है, इसके द्वारा मानवता को हानि ही होगी। यही इन्होंने बताया था। इतना ही इनके बारे में इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका, उस समय उसका नाम क्या था, 1956 में सीलोन था, कि संसद ने एक कानून पारित करके सिंगली भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। तो सीलोन में क्या हुआ, 1956 में एक नया कानून आया जिसमें सिंगली भाषा को श्रीलंका की राजभाषा का दर्जा मिला। इस कानून के जरिए सिंगली भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। और इस कानून में क्या था कि जो सिंगली भाषा थी उसको सभी जो सरकारी जितने भी दफ्तर होते हैं, स्कूल, कॉलेज, सरकारी परीक्षा और अदालत की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस कानून का भारी विरोध किया था। और जो उत्तर में रहने वाले, श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यक थे, मतलब कि जो कह सकते हैं चेन्नई से श्रीलंका गए हुए जो वहाँ की मान्यता प्राप्त कर लिए थे, लेकिन पहले वो कहाँ रहते थे, चेन्नई में ही रहते थे इधर। तो ये श्रीलंका के उत्तर के हो गए। इन्होंने इसका भारी विरोध किया था, इस कानून का। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और ये बुक भी समाप्त होती है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।